हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी में आप सबका स्वागत। चलो बच्चों, मैं संजीवनी शिंदे आज आपके सामने लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक लोक भारती हिंदी पुस्तक से चौथा पाठ। देखो, यहाँ 4 नंबर पर है किताबें, जिसके कवि है गुलजार जी। किताबें कविता देखने के पहले हम गुलजार जी का परिचय देखेंगे। इनका जन्म 18 अगस्त 1936 में दीना झेलम जिला पंजाब में हुआ। परिचय गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। आप एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार हैं। प्रमुख कृतियां उनकी है चौरस रात लघु कथाएं, रावी पार कथा संग्रह, रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्मीने की कविता संग्रह, खराशे कविता, कहानी का कोलाज। अब हम देखेंगे कवि पद्य संबंधी क्या कहते हैं। ये नई कविता है, यानी कविता की विधा नई कविता। आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा है। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्यों के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। यानी देखो, इस कविता में गुलजार जी ये बताना चाहते हैं, एक जमाना ऐसा था कि लोग बहुत सारी पुस्तकें पढ़ते थे, लेकिन अब जो कंप्यूटर का, मोबाइल का जमाना आ गया तो पुस्तकों की ओर कोई देखता नहीं है, अरुचि पैदा होती जा रही है। पुस्तकों को बंद अलमारी में रखा गया है और पुस्तकें भी उदास है, और इन सभी भावनाओं को कवि गुलजार जी ने अपनी किताबें कविता में प्रस्तुत किया है। हम कविता देखते जाएंगे, थोड़ी थोड़ी पंक्तियां देखेंगे। किताबें झांकती है बंद अलमारी की शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। जो शामें उनकी मोहब्बत में कटा करती थी अब अक्सर, यानी कवि कहते हैं, किताबें कहती है कि किताबें अलमारी सी झांकती है। अलमारी के सामने जो कांच, शीशा यानी कांच जो लगाई रहती है, उस कांच से बाहर झांकती रहती है, बड़ी हसरत से तकती है। यानी वह तकती है कि कोई आएगा, कोई हमें उठाएगा, कोई पढ़ेगा। इस उद्देश्य से महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, और किताबों की महीनों से किसी इंसान के साथ सिर्फ मुलाकात भी नहीं होती है। जो शामें उनकी मोहब्बत में कटा करती थी, और एक जमाना ऐसा था कि हर शाम के वक्त घर के लोग उस पुस्तक को हाथ में लेते थे, कोई ना कोई पुस्तक पढ़ते थे। यानी पुस्तकों का और इंसान का जो प्यार था वह हर शाम को चलता था, लेकिन अब एक शाम क्या, महीनों तक मुलाकात भी नहीं होती है। ये दुख है किताब का। अगली पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं, देखेंगे हम। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल भी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं। घर में जो रिश्ते वो सुनाती थी। यानी कवि कहते हैं कि आजकल पूरा दिन, पूरी रात कंप्यूटर के पर्दे पर गुजर जाती है, तो किसी को समय ही नहीं होता पुस्तकों के पास जाने के लिए। बड़ी बेचैन रहती किताबें, और यहाँ किताबें हमें कोई उठाता नहीं है, हमें कोई पढ़ता नहीं है। इस उद्देश्य से वह जो है बेचैन होने लगती है।
अब किताबों को नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी, कदरें यानी मूल्य, जो मूल्य वह सुनाती थी कि जिनके सेल यानी कोशिश कभी मरते नहीं थे। यानी कोशिश, देखो हमेशा जब हमारे मन में अगर इच्छा है तो ही समय निकलता है, जैसे जहाँ चाह वहाँ राह। लेकिन मन में चाह ही नहीं है तो राह कहाँ से मिलेगी? तो कोशिश करने से भी क्या फ़ायदा? और कौन करेगा कोशिश, क्योंकि मन में ही उद्देश्य नहीं है, हमारे पास समय ही नहीं है, हमारा पूरा समय कंप्यूटर और मोबाइल पर चला जाता है। तो पुस्तकों को हाथ लगाने के लिए हमारे पास समय है ही नहीं। वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में। यानी कदरें यानी एक दृष्टि, एक नजर, जिस नजर से किताबों की ओर देखा जाता था वो नजरें अब यहाँ घर में है ही नहीं। जो रिश्ते वो सुनाती थी और जो किताबें रिश्ते सुनाती थी वो रिश्ते भी अभी बचे नहीं हैं। अब किताबों का महत्व है ही नहीं है। तो कवि कहते हैं कि इस तरह किताबें जो है वह अरुचि पैदा होने के कारण एकदम उदास से हो गए हैं। किताबों की दुनिया उदासी से भरी हुई है। आगे देखेंगे कवि क्या कहते हैं। वह सारे उधड़े उधड़े है, कोई सफा पलटता तो इक सिसकी निकलती है। कई लफ्जों के मानी घिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे ठुन लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। यानी वो कहते हैं वह सारे उधड़े उधड़े हैं, यानी बिखरे हुए हैं। कोई सफ़ा यानी कोई सफ़ा यानी पन्ना, अगर कोई पन्ना पलटता है तो क्या दिखाई देता है? सिसकी निकल आती है। जैसे हमारा रोना हम दबा रखते हैं, लेकिन किसी को देखने के बाद हमारा दुख और उमड़ आता है तो हमारे मुंह बंद होते हुए भी जो सिसकी निकलते रोने की, वो उसको सिसकी कहते हैं। जो आवाज़ निकलते हैं उसको सिसकी कहते हैं। तो अगर कोई पन्ना पलटे तो सिसकी निकलती आएगी। कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, यानी लफ्ज यानी शब्द, कई शब्द अर्थविहीन होकर गिर पड़े हैं। क्योंकि देखो पढ़ेंगे सोचेंगे तो उन शब्दों को अर्थ है, लेकिन कोई पढ़ेगा ही नहीं, कोई सोचेगा ही नहीं, तो उन शब्दों को अर्थ क्या है? यानी बिना अर्थ वाले कई शब्द पड़े हुए हैं। बिना पत्तों के सूखे ठूंढ लगते हैं वो सब अल्फाज। यानी कवि कहते हैं कि ऐसे लग रहा है जैसे कि पत्ता झड़ने के बाद एक पेड़ का पूरे के पूरे पत्ते झड़ गए तो वह जैसा ठूंढ लगता है, तब वैसा ही ठूंठ यह किताबें लग रही है कि सब पन्ने गल गए हैं और कोई उसकी ओर देख नहीं रहा है। इस प्रकार तो सारे शब्द, अल्फाज यानी भी शब्द, सारे शब्द जैसे कि सुन्न हो गए हैं, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते और जिन पर कोई सम्मान देने वाला उगता नहीं है, ऐसे लगता है। अगली पंक्तियां देखेंगे कवि क्या कहते हैं। जुबा पर जो जायका आता था, जो सफा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस छपकी गुजरती है। बहुत कुछ तब तह ब तह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राबता था कट गया है। यानी जैसे कि देखो नई नई पुस्तक अगर हमने खरीदी है तो नई पुस्तक की जो गंध है वो अलग ही होती है। और जुबा पर जो जायका, यानी देखो किसी किसी को होता है ना, ऐसे मुंह को उंगली लगाकर, अपनी ओठों को उंगली लगाकर फिर पुस्तक का पन्ना पलटना, तो जब जो स्वाद लगता है किताब की पन्नों का स्वाद हमारे जो जुबा पर आता है तो वह स्वाद अब भूल गया है। जो सफा पलटने का यानी पन्ना पलटने का स्वाद जो है जुबा पर आता था वो अब आने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि अब उंगली से हम एक क्लिक करेंगे, जैसे माउस का एक बटन दबा देंगे, क्लिक करेंगे, तब झपकी गुजरती है। यानी एक अपनी झपकी यानी अपनी आंखों के जो पलकें होती है वो झपकने के पहले ही उस पर्दे पर
कई कुछ पन्ने खुलते जाते हैं। तो इसके लिए हमारी जुबान पर उंगली लगाकर पन्ना पलटने के लिए समय ही नहीं है। बहुत कुछ तह बह तह खुलता चला जाता है पर्दे पर, और अपने आप बहुत कुछ पर्दे पर खुलता जाता है जब हम एक क्लिक करेंगे। लेकिन किताबों से जो जाति राब्ता था कट गया है, यानी लेकिन किताबों से जो निजी संपर्क था, निजी नाता था, वह तो कट गया है। किताबों जैसा नाता अब कंप्यूटर के पन्नों को नहीं है। कवि का कहना है कंप्यूटर के पन्ने और किताब का पन्ना, इसमें बहुत अंतर है। किताबों के पन्ने के साथ हमारा कोई नाता जुड़ता था, अब यहाँ ऐसा नहीं है। आगे की पंक्तियों में कवि कहते, कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में ले लेते थे, कभी घुटनों को अपने सिंहल की सूरत बनाकर निम्न सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। यानी जब हम किताबें पढ़ते थे तब कभी किताबें पढ़ते पढ़ते नींद आ गई तो उसे सीने पे रख कर हम नींद में सो जाते थे, कभी उसको अपनी गोद में लेते थे पढ़ने के लिए, कभी अपने ही घुटनों का सिंहल जैसा ऐसा आकार बनाकर उस पर रखकर उसे पढ़ते थे। निम सजदे, कभी कभी कहते हैं निम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से, यानी अपना माथा झुकाकर हम उसे पढ़ते थे। नीम सजदे यानी अपना माथा झुकाकर पढ़ते थे, और जो हमारा और उसका जो नाता है वो और गहरा होता था। वो सारा इल्म यानी वो सारा ज्ञान तो मिलता रहेगा आइंदा भी, यानी किताब से ही नहीं, कहीं से भी, कंप्यूटर से हो, मोबाइल से हो, सारा ज्ञान मिलता रहेगा, लेकिन किताबों का नाता तो टूट ही गया है, कवि का कहना है। तो इसीलिए कवि कहते हैं, जैसे देखो ऐसा कभी, हाँ मोबाइल हम सीने पर लगकर सो गए ऐसा हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर हमने, लैपटॉप हमने सीने पर लिया और सो गए, ऐसा नहीं होता। यानी वो नाता जो किताबों के साथ बनता है, जो रिश्ता किताबों के साथ बनता है, वो रिश्ता कभी कंप्यूटर के साथ नहीं बन सकता। ज्ञान तो कहीं से भी मिलेगा, कवि का कहना है। अगली पंक्तियों में कवि क्या कहते देखेंगे, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे खूब सूखे फूल और महके हुए रुके, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। और कभी और एक दो उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि कभी किताबों में हमें, पुराने किताबों में हमें मिलते थे सूखे फूल, यानी किसी की भेंट स्वरूप आया हुआ, किसी की यादगार के लिए जो फूल हम किताबों में किसी ने दिया, फूल किताबों में रखते तो वही का वही वो सूख जाता था, और सूखे फूल जब हमारे सामने आ जाते थे तब हमारी फिर से यादें नहीं हो जाती थी। और महके हुए रुके, और महके हुए यानी कोई किसी ने हमें संदेश दिया है जो महकता हुआ दिया है, तो महके हुए रुके भी हमारी किताबों में मिलते थे, लेकिन अब वो ना रुके यानी ना संदेश रहे, ना सूखे फूल रहे, क्योंकि किताबी नहीं रहे तो वो क्या कहाँ से मिलेंगे। किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। और यहाँ कवि कहते हैं, आपने भी कभी कई पुराने फिल्मों में देखा होगा, अभी वाले फिल्म में ऐसा नहीं होता, पुराने फिल्मों में देखा होगा कि कॉलेज जा रही है लड़की, हाथों में, अब तो पर्स बैग लेकर जाते हैं, तब हाथों में किताबें लेकर जाते थे, किताबें लेकर जा रही है, सामने से कोई लड़का आ रहा है और टकरा जाते हैं दोनों, दो किताबें गिर जाती है, फिर वह माफ़ी मांगते मांगते बैठकर किताबें इकट्ठा करता है, वो लड़की इकट्ठा करती है किताबें और एक दूसरे को किताबें दे देती है और आगे चली जाती है। तो उनकी पहली पहचान होती है, और पहली पहचान के आगे आगे प्यार बढ़ता जाता था। लेकिन कवि कहते हैं उनका क्या होगा, अब उनका प्यार कैसे होगा, शायद अब नहीं होंगे, यानी उस तरह के किस्से शायद अब नहीं होंगे, क्योंकि हाथों में किताब ही नहीं है तो गिरेगी क्या और उठाएगी क्या, तो पहचान कहाँ से होगी, होने वाली की पहचान तो होती ही रहेगी, लेकिन कवि ने यहाँ एक उदाहरण दिया है। तो कवि का कहना है
कि किताबें हमारे जीवन का आवश्यक अंग है, हम उसे ना भूलें। हम अपने लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, उससे समय निकाल कर हमें किताबों को अपनाना चाहिए। इस तरह यहाँ कविता जो है उसका स्पष्टीकरण पूरा हो गया है। मैंने एक एक पंक्ति अच्छी तरह से समझा दी है। अगर कहीं ना समझा हो तो दोबारा वीडियो शुरू करो और फिर से सुनो। अब देखेंगे हम पहले शब्द संपदा, शब्द वाटिका, शब्द संसार, यानी क्या होता है, शब्दार्थ, जो कठिन शब्द है उनके अर्थ। शब्द अर्थ इस तरह है: हसरत, कामना, उम्मीद, इच्छा; सोहबत, संगत; कदरे, मूल्य, मायने; जायका, लज्जत, स्वाद; सफा, पन्ना; अल्फाज, शब्द। बहुत सारे शब्द कविता पढ़ाते वक्त मैंने दिए हैं, लेकिन तो भी इन शब्दों को पेंसिल से अर्थ कविता में लिख लो तो कविता पढ़ते वक्त आसानी से समझ आएगी। राबदा, राबता, संपर्क; जबी, माथा; इल्म, ज्ञान; रुक्के, चिट्ठी, संदेश, पत्र; रिहल, ठावनी, जिस पर धर्म ग्रंथ रखकर पढ़ा जाता है। मैंने कहा, बताया था कविता पढ़ाते वक्त रिहल क्या होती है, रिहल क्या होती है। अब देखेंगे हम पाठ के आंगन में। पाठ के आंगन में होता है पाठ का स्वाध्याय। तो सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। पहली कृति है, पाठ के आधार पर वाक्य पूर्ण कीजिए। किताबों की अब बनी आदत नींद में चलने की। किताबें जो रिश्ते सुनाती थी वो कदरे नजर नहीं आती। 2 वाक्य पूरे किए मैंने, आप अपनी नोटबुक में लिख कर रखो इसे। नजरें आती थी घर में। अब आगे का प्रश्न है, कविता में प्रयुक्त उर्दू तथा उनके अर्थ। उर्दू शब्द तथा उनके अर्थ। शब्द ऊपर होंगे, अर्थ नीचे होंगे। इल्म, दूसरा शब्द है जबी, तीसरा शब्द है सफा। सफा का अर्थ है पन्ना, जबी का अर्थ है माथा और इल्म का अर्थ है ज्ञान। इस प्रकार उर्दू शब्द और उनके अर्थ दिए हैं। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगली कृति है आकृति पूर्ण करना। किताबें यहाँ रखा करते थे। सीने पर, गोदी में, घुटने पर, सिंहल पर। यहाँ 4 पूछे हैं लेकिन उत्तर 4 है, 5 है। 5वां उत्तर है माथे पर। इस 5 में से कोई भी 4 लिखा तो आपको सही उत्तर माना जाएगा। अगली कृति देखेंगे। यहाँ भाषा बिंदु आ गया। भाषा बिंदु का मतलब होता है व्याकरण। मैं हर बार कहती हूँ कि पाठ के साथ जो भाषा बिंदु है वह व्याकरण है। इस पाठ में शब्द युग्म दिए गए हैं। शब्द दिए हैं तो शब्द युग्म हमें बनाना है और फिर उसका वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है घर द्वार। घर शब्द दिया था, उसको हमने द्वार जोड़ दिया तो शब्द युग्म बन गया घर द्वार। सावरकर जी घर द्वार छोड़कर लड़ाई में उतरे। उधड़े उधड़े, वर्तमान के उधड़े उधड़े सपनों को भविष्य में पूरा करो। भला बुरा, बिना समझे किसी को भला बुरा कहना गलत है। प्रचार प्रसार, बुरी बातों का प्रचार प्रसार करना गुनाह है। भूख प्यास, भूखे प्यासे को मदद करनी चाहिए। भोला भाला, भोला भाला व्यक्ति गलत फहमी की शिकार होता है। अगला प्रश्न है, प्रथम 5 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। देखो, प्रथम 5 पंक्तियां इस प्रकार की है। किताबें झांकती है बंद अलमारी की शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। ये पंक्तियां हैं, इनका अर्थ मैंने यहाँ दिया है, जो आप ध्यान से पढ़िए और अपनी नोटबुक में लिख कर रखिए, उसे याद कीजिए, क्योंकि सरल अर्थ लिखने के लिए परीक्षा में प्रश्न पत्र में प्रश्न होता है।
प्रस्तुत पंक्तियां गुलजार जी द्वारा लिखित रचित किताबें कविता से ली गई हैं। कंप्यूटर के कारण पुस्तकों और मनुष्य के बीच में बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़ी ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। दूसरा परिच्छेद उसमें आएगा, आधुनिक युग में मानव यांत्रिक हो गया है। आधुनिकता के कारण वाचन संस्कृति में बदलाव आ रहा है। मोबाइल, इंटरनेट आदि की वजह से किताबें अलमारी में बंद होती जा रही है। अलमारी के शीशों के पीछे से झांकती हुई किताबें हमें कुछ कहना चाहती है। इस प्रकार अर्थ मैंने दिया है। तो देखो बच्चों, और एक परिच्छेद है, पर लोगों की पुस्तकों के प्रति रुचि न होने के कारण लोगों का पुस्तकों से मिलना ही नहीं होता, महीनों तक मुलाकातें नहीं होती। पहले हर शाम इन पुस्तकों के साथ गुजरती थी। इस प्रकार सरल अर्थ है। बच्चों देखो, जो पहला परिच्छेद इसमें दिया है वह परिच्छेद आपको किसी भी पंक्तियों का सरल अर्थ लिखना है तो पहला परिच्छेद वही लिखना। आगे जाकर इन जो पंक्तियां दी है उनका अर्थ लिखना, तो आपका सरल अर्थ बहुत ही अच्छा और अविलोभनीय होगा। आगे हम देखेंगे। देखो, ग्रंथ हमारे गुरु, चर्चा कीजिए तथा अपने विचार लिखिए। मैंने इसके लिए एक निबंध हो सकता है, तो इसके मैंने मुद्दे दिए हैं जिनके बारे में मैं बोलती जाऊंगी, और बाद में आप इन मुद्दों के आधार पर ग्रंथ हमारे गुरु निबंध लिखो। ग्रंथ हमारे गुरु या पुस्तक है मनुष्य की मार्गदर्शक। दोनों शीर्षक में अगर निबंध पूछा गया तो निबंध के मुद्दे यही होंगे। तो निबंध के मुद्दे हम देखेंगे। पहला, मनुष्य को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए एक गुरु या मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। और ये बात सही है कि जीवन पर चलना है, लेकिन सही रास्ते पर चलना है तो कोई मार्गदर्शक हो तो अच्छी बात है। यहाँ हमने कहा है कि गुरु के रूप में पुस्तक हो सकती है, ग्रंथ हो सकता है। ग्रंथ भी हमारे जीवन में गुरु है, क्योंकि हमें उनसे बहुत कुछ सीखने मिलता है। और ये बात सत्य है कि ग्रंथों से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। जो गलतियां पहले वालों ने की है वो गलतियां हम सुधार सकते हैं, उनमें कुछ अच्छा है तो वह हम ले सकते हैं। इस प्रकार हमारे जीवन को मार्गदर्शन मिल सकता है। फिर अपनी संस्कृति के बारे में ज्ञान मिलता है और जीवन के लिए सही मार्ग पर चलने की दिशा प्राप्त होती है। इस प्रकार भी होता है कि हमें ज्ञान मिलता है और सही मार्गदर्शन भी होता है, सही मार्ग भी बतलाया जाता है। अगला, एक ग्रंथ और किताबें जीवन को सही दिशा प्रदान करते हैं और जीवन को सही दिशा प्रदान करते हैं, बताते हैं। ग्रंथ ये जीवन में अनुशासन लाकर हमारा विकास करने में मददगार होते हैं और इसीलिए ग्रंथ और पुस्तकों का महत्व हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। अगला मुद्दा है, इतिहास के अनुभवों से लिखी गई किताबें जीवन के नियमों से परिचित कर हमारा व्यक्तित्व निखारती है और इसीलिए अपना व्यक्तित्व निखारने के लिए इतिहास में घटी घटनाओं की पुस्तकों की हमें ज़रूरत है। अनेक यज्ञों तथा यहाँ होना चाहिए अनेक तज्ञों तथा साहित्यकारों द्वारा रचित किताबों से प्रेरणा प्राप्त कर व्यक्ति और समाज मजबूत होता है। यानी अनेक तज्ञों के विचारों से, साहित्यकारों के विचारों से हम हमारा व्यक्तित्व मजबूत कर सकते हैं। सत्य है, किताबें मनुष्य के मार्गदर्शक, गुरु व मित्र होती है जो हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर हमारा जीवन सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और ये बात सत्य है कि कवि कहते हैं कि गुरु हो या पुस्तक हमारे जीवन को सही मार्गदर्शन कर हमारा जीवन सही रास्ते पर ले जाने का कार्य करती है और इसीलिए ग्रंथ हमारे गुरु हैं। यहाँ हम मुद्दे खत्म होते बच्चों। इन मुद्दों के सहारे आप
जो है निबंध लिखिए। और यहाँ रचना बोध दिया है। रचना बोध का मतलब जो कविता आपने पढ़ी इससे आपको क्या सीख मिली, ये 2-3 वाक्य में लिखनी है। वह आपको क्या कहा समझ में आया है वो लिखना है। इसलिए मैंने इसका उत्तर नहीं दिया है। आपको क्या इस कविता से समझा वह आप 3-4 वाक्यों में, 5-6 वाक्यों में लिख कर रखो। तो रचना बोध आपको करना है। और साथ साथ बच्चों यहाँ यह कविता पूरी हुई है। मैंने कविता अच्छी तरह से स्पष्ट की है, अच्छी तरह से समझा दी है। उसके बाद मैंने शब्दार्थ बताए हैं, साथ साथ जो भी लेखन कार्य है वो लिया है, यानी स्वाध्याय जो है वो लिया है, जो व्याकरण है वह भी लिया है मैंने, सरल अर्थ भी दिया है। अब आपका काम है यह वीडियो बार बार सुनकर कविता समझा लेना और जो लेखन कार्य है वह अपनी नोटबुक में लिखना। तो बच्चों जल्दी ही मैं वापस आपके सामने आऊँगी आपके पाठ्य पुस्तक का अगला पाठ लेकर, जूलिया पाठ लेकर मैं आऊँगी। तब तक इंतज़ार करना। धन्यवाद बच्चों।